देखो बच्चे यहाँ पे, आज बेटा जो आपकी क्लास है उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी होते क्या है, ठीक है। फिर आपने वो डिटेल समझी थी अकाउंटिंग किसको कहा जाता है। अब आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो बेस को लेकर रहेगा। बेस इन द सेंस क्या है कि अब अकाउंटिंग के अंदर आपको जो सबसे मेजर दो टर्म समझने हैं बेटा, एक टर्म आता है आपके पास, वो आता है यहाँ पे डेबिट, और दूसरा टर्म आता है बेटा हमारे पास यहाँ पे ये क्रेडिट। डेबिट को बच्चे हम डिनोट करते हैं यहाँ पे किससे, डीआर से, और क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं किससे, सीआर से। अब इसको पढ़ते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा पूरी लाइफ कभी भी डेबिट क्रेडिट को हमने प्लस माइनस नहीं मानना, ठीक है, या इंक्रीज डिक्रीज नहीं मानना। आपसे अगर कोई पूछता है कि डेबिट का मतलब क्या है, तो यू से कि सर डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एलएचएस ऑफ आवर अकाउंट। जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो क्या कहलाती है, हमारी डेबिट साइड कहलाती है। और जो सर हमारी राइट हैंड साइड होती है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पे क्रेडिट कहलाती है, ठीक है। तो सर अब एक प्रॉब्लम आ गई कि मैथ्स में तो हमें ये पता था कि कोई चीज इंक्रीज होती है तो प्लस कर दो, डिक्रीज होती है तो माइनस कर दो, लेकिन अब तो आपने ये बताया कि एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो हम कैसे पुट करेंगे किसी चीज को लेफ्ट पे या किसी चीज को राइट पे, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो उसके लिए बच्चे हमें क्या करने हैं, जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करे थे थोड़े से, जिसका नाम क्या था यहाँ पे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अब ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी का मतलब है, इसके आगे गोल्डन का मतलब क्या होता है भाई, हमारी एनिवर्सरीज होती हैं, तो एनिवर्सरी गोल्डन कब होती है, जब 50 साल हो गए। गोल्डन का मतलब जो बहुत पुराने टाइम से आपके रूल्स फॉलो होते हुए आ रहे हैं ना, वो ये रूल्स हैं, ठीक है। इसको अभी इस चैप्टर की बेस पे समझेंगे, ज्यादा डिटेल में ना करके। तो पहला रूल मैंने बताया था बच्चे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो प्रियांशी पे ₹2000 टू अंकित। प्रियांशी ने 2000 रुपए किसको दिए बेटा, अंकित को दिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जो अंकित है, अंकित हो गया बेटा कौन, यहाँ पे रिसीवर हो गया, ठीक है। और प्रियांशी यहाँ पे क्या हो गई बच्चे, यहाँ पे ये गिवर हो जाती है। तो हमारा रूल क्या है कि रिसीवर को क्या करना है हमें, डेबिट। तो यानी कि अंकित क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट, और प्रियांशी गिवर है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चे, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद अगला रूल आता है बेटा हमारा यहाँ पे, डेबिट ऑल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो भी चीज आपके पास आएगी वहां पे आप उसको डेबिट करोगे, जो चीज आपके पास से जाएगी आप उसे क्या करोगे बेटा, यहाँ क्रेडिट करोगे। एग्जाम्पल था यहाँ पे, फर्नीचर वाला ही ले लेते हैं चलो। फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज्ड इन कैश। तो अगर मैं इस एंट्री की बात करूं तो सर आपने लिखवाया है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है। आया क्या बच्चे मेरे पास यहाँ पे, फर्नीचर कम्स इन, और मेरे पास से गया क्या, कैश गया, तो गोस आउट, ठीक है। अब रूल क्या है कि जो चीज आ रही है उसको क्या करना है, डेबिट। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, डेबिट। और यहाँ पे कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा बेटा हमारा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड रूल आता है यहाँ पे। थर्ड रूल है हमारे पास, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
यानी जितने भी लॉस और एक्सपेंस होंगे बच्चे वो डेबिट किए जाएंगे, और जितनी भी इनकम और गेन्स होंगे वो हमेशा किए जाएंगे क्रेडिट। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि बेटा इसका ना कोई भी आपका किसी तरीके का एग्जाम्पल नहीं होता, रीजन बिहाइंड कि किसी भी सिंगल एंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम टाइम पे हमें प्रॉफिट और लॉस एक सिंगल एंट्री के अंदर हो। या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमारा लॉस होगा, या तो हमारी इनकम होगी या हमारा क्या होगा बेटा, वो एक्सपेंस होगा। ठीक है, दोनों चीजें सेम टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, देखिए बेटा, अब ये तो हो गए आपके क्या गोल्डन रूल्स। अब आते हैं आज मेजर जिस चीज के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, वो क्या है बेटा आपके यहाँ पे, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मॉडर्न रूल्स की, तो इसके लिए बेटा हमने लास्ट क्लास में एक टर्म डिस्कस किया था, उस टर्म का नाम था यहाँ पे क्लियर। ठीक है, क्लियर के अंदर आपको ये समझाया गया था कि C स्टैंड्स फॉर अ कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर अ लायबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर अ एक्सपेंस, A स्टैंड्स फॉर अ असेट्स, और R स्टैंड्स फॉर अ रेवेन्यू। ठीक है बेटा, अब इसमें से कौन सी चीज हमारी डेबिट होनी है और कौन सी चीज हमारी क्रेडिट होनी है और कब होनी है वो समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था आपको दो चीजें याद रखनी है, क्या कि सर एक्सपेंस और एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो वो क्या होंगे बेटा, यहाँ पे क्रेडिट होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड के अंदर सर हमारे कि एसेट्स बढ़ेंगी कैसे। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज करो सीधी सी बात है, अब आपके पास एक बात मान के चलते हैं कि दो घड़ी है, अभी दो वॉचेज है आपके पास, तो आपकी दो सेट्स हो गई, आपने एक और खरीद ली, आपकी सेट्स क्या हो गई, बढ़ गई। इस रूम में अभी मान लो दो एसी लगे हुए हैं, मेरे को एक की और रिक्वायरमेंट लगी, मैंने एक एसी और लगवा दिया, तो मेरी असेट्स क्या हो गई, बढ़ गई। या फिर मैंने एक एसी उतरवा दिया किसी रीजन से, तो असेट्स क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरीके से असेट्स क्या होती हैं बेटा बिजनेस के अंदर, घटती बढ़ती हैं, अभी हम आगे सीखेंगे भी उसको। अब उसके अलावा जितने भी बाकी के टर्म्स बचते हैं बेटा, वो इसका क्या चलते हैं, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कैपिटल और लायबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट होते हैं, इंक्रीज होने पे क्रेडिट, रेवेन्यू भी डिक्रीज होने पे डेबिट होता है और इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी कैसे, लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी कैसे, समझते हैं इसको। ठीक है, आपने बैंक लोन ऑफ रुपीज 50,000 टेकन, मैंने 50,000 रुपए का बैंक लोन लिया, तो यहाँ पे जो बेटा आपकी लायबिलिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। लायबिलिटी क्या हो गई, क्योंकि उधार लिया तो उधार होता है लायबिलिटी का मतलब, लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब क्या हुआ, पेड हाफ ऑफ द above बैंक लोन, ऊपर का जो बैंक लोन था उसका आधा अमाउंट मैंने पे कर दिया, तो अब यहाँ पे मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है और घटती है। यहाँ तक क्लियर है सबको अब अच्छे से। अब बेटा अकाउंटेंसी के अंदर ना हमारे मेजर 5 यही हेड होते हैं, ये क्या है हमारे मेजर हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेजर हेड का क्या मतलब होता है कि जो भी चीज अकाउंटिंग में आएगी ना वो सारी इन्हीं के अंडर आनी है, इससे बाहर कोई भी चीज है ही नहीं, पूरी अकाउंटिंग के अंदर ही नहीं है। ठीक है, तो अब सर आज की जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट कैसे रहने वाली है कि हमें इसके अंदर पहचान करनी सीखनी है कि अगर मेरे को कोई आइटम दी हुई है यहाँ पे, तो वो किस तरीके से पहचानूंगा कि सर वो मेरी असेट्स है, मेरी लायबिलिटी है, मेरी रेवेन्यू है, एक्सपेंस है या क्या है। एक शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे, आप सबको अभी क्लियर करवा दूंगा। पहले एक बार फटाफट से एक रिकैप लेते हैं कि इन पांचों का मतलब क्या होता है। कैपिटल क्या होता है, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो मालिक के द्वारा पैसा या सामान लगाया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा कैपिटल कहलाता है। लायबिलिटी क्या होता है बच्चे, जब कोई हमारे बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करता, जब हमने उधार लिया हो किसी से। लायबिलिटी का बेसिक मतलब क्या है, उधार लेना। असेट्स क्या होती है, असेट्स क्या होती है बेटा,
असेट्स क्या होती है? संपत्ति, ठीक है, जो हम ओन करते हैं। एनीथिंग ऑन विच वी हैव अ ओनरशिप राइट, जिसके ऊपर मेरा मालिकाना हक है सर, वो क्या है? मेरी असेट्स कहलाएगी। उसके बाद एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा? खर्चे, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब क्या है? अमाउंट पेड फॉर एनी बेनिफिट वी रिसीव, किसी भी बेनिफिट को लेने के बदले में जो मैंने अमाउंट पे किया, चाहे आपने सैलरी पे करी, आपने रेंट पे करा, आपने मोबाइल का रिचार्ज कराया, ये सब के सब क्या है बेटा? हमारे एक्सपेंस कहलाएंगे। इसके बाद आता है बेटा रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है? मेरी इनकम, यानी सामान को बेच के जो मैंने पैसा अर्न किया वो क्या कहलाता है? मेरा यहाँ पे रिवेन्यू कहलाता है। तो ये 5 टर्म्स हैं। अब आज की क्लास अच्छी इसलिए रहने वाली है कि मैं आपको एक एक टर्म समझाऊंगा पहले, फिर कुछ टर्म्स बच्चे आपको करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है इसका। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग आइटम्स एज क्लियर। मतलब जो नीचे आइटम्स दी हुई हैं आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन सी हमारी क्या आइटम कहलाएगी। अब पहले ही बात में आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। सपोज मेरे को यहां पे दिया हुआ है कैश और उसके आगे लिखा हुआ है ओनर, या फिर लिखा हुआ है यहां पे प्रोप्राइटर। जिस भी चीज के आगे ओनर या प्रोप्राइटर वर्ड लिखा हुआ होगा तो क्वेश्चन हमें ये बताना चाह रहा है कि सर ये वाला जो पैसा है ना, ये ओनर ने बिजनेस में लगाया है। जहां पे भी वो ओनर और प्रोप्राइटर मेंशन कर रहा है तो वो आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि ये कहां से आया है, सारा सामान ओनर के पास से आया है। तो ओनर बच्चे जो बिजनेस में लगाता है उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। तो इसका नेचर क्या हो गया बेटा? यहाँ पे कैपिटल हो गया। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि सर अमाउंट और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। तो कैश तो देख लिया हमने। मान लो यहाँ कैश की जगह क्या हो? कैश ना हो, यहाँ पे लिखा हो भैया फर्नीचर, और साथ साथ क्या लिखा हो? यही लिखा हो ओनर और प्रोप्राइटर। तो नेचर क्या बन जाएगा बेटा हमारा इसका? कैपिटल। क्या बन जाएगा नेचर इसका? तो आपको कैपिटल। अब इन चारों में से एक चीज तो क्लियर हो गई, सर हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। कोई आइटम दी हुई है और उसके साथ ओनर लगा हुआ है तो वो क्या है? हमारी कैपिटल होगी। अब किसके ऊपर फोकस करना है? 4 आइटम्स के ऊपर करना है। चारों पे आते हैं। पहली बात, इन सबको पहचानने के लिए आपको माइंड सेट करना है कि सर हमें जो सोचना है ना, वो हमें सोचना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना आपने कि आप बिजनेस रन कर रहे हो, अगर ये चीज बिजनेस में होगी तो ये क्या बनेगी बिजनेस के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ थर्ड पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग। बिजनेस के पास कोई जमीन या बिल्डिंग है, क्या होगी बच्चे बिजनेस की? है असेट्स होगी, क्योंकि बिजनेस के पास जमीन है या कोई बिल्डिंग है तो वो उसका ओनर है। ओनर है तो क्या बन गई बच्चे हमारी? ये असेट्स बन जाएगी, ठीक है। चलिए थर्ड वन, फोर्थ वन सॉरी, यहां पे एक टर्म आता है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या है? कि रेंट अभी पे करना बाकी है। क्या होगा बच्चे इसका? लायबिलिटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है सर। क्या होगी ये? हमारी लायबिलिटी होगी। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। उसके बाद फिफ्थ टर्म आता है बच्चे हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। यानी कोई सैलरी ऐसी थी जो आउटस्टैंडिंग थी लेकिन अब मैंने पे कर दी, क्या होगी बेटा? असेट्स। एक्सपेंस, पैसा आया कि गया? गया। गया तो खर्चा हुआ। खर्चा क्या है बेटा हमारे लिए? यहाँ पे एक्सपेंस है।
क्या हो गई बच्चे ये हमारी एक्सपेंस। ठीक है, अभी ध्यान से और समझना इसको, यहाँ पे ये हो गया आपका एक्सपेंस। इसके बाद अगर मान लो मेरे को ये टर्म ऐसे दिया हो, सिर्फ ऐसे दिया है रेंट, उसके बाद दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, प्रीपेड रेंट, 7th 8th 9th। देखो है तो रेंट ही, लेकिन रेंट के अलग अलग रूप क्या हो सकते हैं यहाँ पे। पहला है रेंट। अब एक आपको एक चीज बता रहा हूँ, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना। जब भी कोई हमें आइटम दी हुई है और उसके आगे बेटा मेंशन नहीं है कि वो पे करी है या रिसीव करी है, तो हमें हमेशा ये मानना है कि वो पे करी गई होगी। क्या करी गई होगी? हमेशा वो पे करी गई होगी। तो यानी कि ये ऊपर जो कुछ नहीं मेंशन यहाँ पे, ये क्या माना जाएगा? रेंट पेड माना जाएगा। तो रेंट पेड है तो क्या होगा बेटा? ये एक्सपेंस होगा। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये क्या होगा? हमारा एक्सपेंस होगा सर। बिल्कुल ठीक। रेंट रिसीव्ड क्या होगा भाई? रेवेन्यू। पैसा आया तो मेरी इनकम है, इनकम क्या हो गई यहाँ पे? रेवेन्यू हो गया। रेंट पेड क्या होगा? एक्सपेंस। अब जिससे पूछूं प्रीपेड रेंट है, क्या होगा भाई? असेट्स होगा, क्योंकि मैंने अगले महीने का रेंट भी पहले ही पे कर दिया एडवांस में। तो ये क्या बन गई बच्चे मेरे लिए? यहाँ पे असेट्स का काम करेगी। किसका काम करेगी मेरे पास? असेट्स का काम करेगी। अब इसी को अगर मैं चेंज करूं, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट हमें एडवांस में मिल गया किसी के थ्रू, ठीक है, लायबिलिटी होगी जी। तो क्या होगी बच्चे ये हमारी यहाँ पे? लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एडवांस में आया है, तो अभी मेरे को उसको सर्विसेज देनी बाकी है। चलिए, उसके बाद 11। अब यहाँ पे आता है बेटा एक टर्म, जिससे पूछू बस, बैंक लोन क्या होगा बेटा? लायबिलिटी। बैंक लोन है तो इसका मतलब क्या है? उधार है। उधार है तो क्या बन गई बच्चे मेरी यहाँ पे? ये लायबिलिटी बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद 12th पे आते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है बेटा हमारा डेटर्स। डेटर्स कौन थे? जिनको मैंने उधार में सामान बेचा है। तो जब मैंने उधार में सामान बेचा है तो मैंने पैसे लेने हैं या देने हैं? पैसे लेने हैं। तो क्या हुई हमारी? असेट्स हो गई। तो यहाँ पे क्या नेचर हो जाएगा बेटा इसका? यहाँ पे असेट्स कहलाएगी। ठीक है बच्चे। उसके बाद 13, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ था हमारे साथ ही था इसके, क्या था वो? क्रेडिटर। क्या था? क्रेडिटर का मतलब क्या था? जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा है, तो मैंने इसको पैसे देने हैं। तो सर इसका नेचर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लायबिलिटी हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा बेटा? पैसा आया या गया? सोच लो अभी। हाँ जी, एसेट्स। रेवेन्यू बेटा, पैसा आ रहा है। असेट्स कैसे हो जाएगी? आपके पास पैसा आया, आपको क्या रिसीव हो रहा है? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो आपके पास पैसा आया ना बच्चे। पैसा आएगा तो इनकम है, पैसा जाएगा तो खर्चा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई बेटा हमारे लिए? एक तरीके से रेवेन्यू हो गया। 15 यहाँ पे आता है बेटा, अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। इंटरेस्ट रिसीवेबल
इंग्लिश आ गई अब थोड़ी सी। यहाँ रिसीवेबल का मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो मेरे को अभी मिलना बाकी है, रिसीव नहीं हुआ, काइंड ऑफ एक्रूड इनकम हो गई मेरी ये। तो क्या होगी बच्चे? असेट्स होगी। बिल्कुल ठीक है सर। क्या हो जाएगी बच्चे ये मेरी? असेट्स। इसको समझ लो थोड़ा सा डिटेल में। हुआ क्या कि मैंने किसी बैंक के पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी बच्चे, वहां पे कुछ इंटरेस्ट आया है, वो अभी मेरे को रिसीव नहीं हुआ, तो यानी मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो वो मेरे लिए क्या हो गई, क्योंकि उस पैसे पे ओनरशिप किसका है? मेरा है, तो मेरे लिए क्या बन गई बच्चे मेरी? वो असेट्स कहलाती है। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ टर्म्स और देखते हैं अभी। 16। ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूं इंटरेस्ट पेबल, पेबल का मतलब क्या है? अभी इंटरेस्ट पे करना बाकी है, पे नहीं किया गया, तो क्या बनेगी? ठीक है सर, उधार चढ़ गया हम पे, ये क्या बन गई बच्चे हमारी यहाँ पे? लायबिलिटी कहलाएगी। क्लियर? ठीक है। 17। अगर बेटा मेरे को यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मेरे पास कैश है, क्या है बेटा मेरे पास यहाँ पे? कैश। कैश क्या कहलाएगा बेटा यहाँ पे? कैश है, असेट्स से ऑब्वियस ही बात है, आपकी पॉकेट में कुछ कैश पड़ा है तो आप उसके ओनर हो ना बेटा, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा यहाँ पे? असेट्स कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक आता है, अगर आपका क्या है बेटा यहाँ पे? बैंक अकाउंट है, तो उस बैंक में बैलेंस रखा हुआ है, तो ये क्या बनेगा आपके लिए? ऑब्वियस ही बात है, देखो बैंक में पैसा रखा है, जेब में पैसा रखा है, पैसा तो आपका ही है, आप ही उसके ओनर हो, तो ये भी क्या हो गया बेटा आपका? असेट्स। अब एक टर्म क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, वो थोड़ा सा अलग रहेगा आपके लिए। टर्म है बेटा मेरे पास वो बैंक ओवर ड्राफ्ट, इसको हम जानते हैं नॉर्मली ओडी के नाम से। ठीक है, जब बड़े हो जाओगे तो आपको समझ आएगा ओडीज होती क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है ये समझ लो। कभी आपने ऐसे सुना है बेटा कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, मैंने आगे किसी को 20,000 या 40,000 रुपए देने थे और मैंने दे दिए? हो सकता है ऐसा? हो सकता है कि भैया आपके बैंक में 10,000 रुपए रखे हैं और आपने आगे 40,000 रुपए देने थे, आपने दे दिए, चेक काटा और आपने 40,000 का चेक दे दिया? नहीं हो सकता। ऐसा होता है। ऐसा क्या होता है? जब आप एक अच्छा क्या बना लेते हो, बैंक के साथ अपना रिलेशन बना लेते हो, गुडविल बना लेते हो ना, आप एक बिजनेस कर रहे हो और बैंक के साथ आपकी रोज की ट्रांजेक्शन्स होनी है, तो बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है, उसे बोला जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? जितना पैसा है उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो उसके अंदर से। यानी आपके अकाउंट में 10,000 है तो आप 50,000 की पेमेंट कर दो, वो लिमिट दे देता है आपको बेसिकली। तो अब ये बताओ कि अगर बैंक ने हमें ओडी फैसिलिटी दी है और वो ओडी फैसिलिटी मैंने यूज कर ली, तो मेरे लिए क्या बन गई वो? सीधी सी बात है सर, एक तरीके से मैंने बैंक से कर्जा ले लिया, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, मैंने बैंक का पैसा किसी और को दे दिया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो नेचर होता है बेटा, वो क्या होता है यहाँ पे? लायबिलिटी होता है। क्लियर? चलिए 20। अगर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे ये है बेटा कार ऑफ ओनर्स सन, क्या होगी ये? कार है, मालिक के लड़के की है, तो क्या होगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? असेट्स कहोगे आप। ठीक है, ये असेट्स नहीं होगी। आप इसको ऐसे कर सकते हो, कार परचेज्ड, ऑफ की जगह यहां कर देता हूं फॉर ओनर सन। हमने गाड़ी खरीदी किसके लिए? ओनर के लड़के के लिए। तो आप कहोगे सर गाड़ी है तो असेट्स होगी, लेकिन ये कौन सा यूज हो गया? पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज क्या होती है? ड्राइंग्स होती है। ड्राइंग्स का नेचर बिल्कुल ठीक है, क्या होता है बेटा हमारा? एक्सपेंस होता है। मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि सर एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि ये किसके लिए किया गया है? यहाँ पे ड्राइंग्स है यहाँ पे। आई समझ? तो जब आप चीज पढ़ो, ठीक था आपका पहला आंसर भी, अगर कार था तो सीधा आप क्या कहते हैं? असेट्स है। लेकिन देखना ये है कि बिजनेस के लिए खरीदी थी या अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी। पर्सनल यूज के लिए तो क्या हो जाएगी ये? ड्राइंग्स।
फर्म के लिए, बिजनेस के लिए वो खर्चा हो जाएगा बेटा आपका। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ठीक है, चलिए।